साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो बैठे हुए शख्स आपको दिख रहे हैं वो है नाटो के महासचिव मार्क रूट। ये मार्क रूट के साथ में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद में जो स्टेटमेंट्स आए और मीडिया में जो न्यूज वायरल होती है, उसने दुनिया में एक नया ही टेंशन डेवलप कर दिया है। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसी ट्रेंड के अंदर उसका रियल रंग इन सारी चीजों से निकल करके सामने आ गया। बात अब होने लगी है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में अग्रसर हो रही है? क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और किस तरीके से अमेरिका रशिया को सीधा टारगेट करना चाह रहा है और उसका वो टूल जो बना रहा है वो बना रहा है यूक्रेन को। मेरे साथियों, इस टॉपिक पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो हमारे को सपोर्ट करने के लिए, ट्रूथ इनसाइड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, शुरुआत होती है, मीटिंग होती है व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। तो यहां पे जब चर्चा हुई तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए। अब ये ओवल ऑफिस क्या होता है? ओवल ऑफिस राष्ट्रपति भवन का वो हिस्सा है जो एक तरह से राष्ट्रपति का मेन ऑफिस है। इसका जो आकार आकृति है वो ओवल साइज है, यानी अंडाकार है, इसलिए इसको ओवल ऑफिस बोलते हैं। तो जब मार्क रूट के साथ में मुलाकात हुई तो इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि भाई देखो, नाटो के साथ में हम शुरू से रहे हैं, नाटो को सपोर्ट करते रहे हैं, तो चिंता मत करो, हम तुम्हें हथियार बहुत देने वाले हैं, डोंट वरी। और रशिया के ऊपर ना अब हम टैरिफ लगाने वाले हैं, बहुत भारी वाला। धमकी क्या दी उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर द हिंदू ने इसको कवर किया मेरे दोस्तों, कल यानी कल रात को जुलाई 14, 2025। ध्यान से देखिए, रात को 11 बजे 20 मिनट के ऊपर ऑनलाइन ये खबर आती है। यहां पर कहा गया है कि ट्रंप थ्रेटन्स रशिया विद टैरिफ इफ यूक्रेन वॉर इज नॉट रिजॉल्व सॉल्व इन 50 डेज। कि भैया 50 दिन के अंदर यदि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं रुका तो हम रशिया के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, भारी टैरिफ्स लगाने वाले हैं। अब ये जो भारी टैरिफ है, अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक बंकर बस्टर की कहानी आई थी और 500% के टैरिफ्स की बात थी। अब ये टैरिफ का तो खैर प्रोपेगेंडा बहुत जबरदस्त चल ही रहा है, लेकिन ये टैरिफ जो आप बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस मायने में है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम 50 दिनों में समझौता नहीं कर पाते, एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो ये हम बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे। ठीक है साहब, जेलेंस्की के पक्ष में बोला जा रहा है। अब आप इस बात को इस एंगल से समझ लेना, जिसका हम कंक्लूजन के ऊपर जब पहुंचेंगे तो आपको पकड़ में चीजें आ जाएंगी कि अमेरिका का मेजर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हथियार बेचना है। पहली चीज, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता रशिया क्या कर रहा है। दो टारगेट मेजर हैं। पहली बात, हथियार बेचे जाएं, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। दूसरी चीज, जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको अपने अनुसार चलाना, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड को बना लिया जाए। तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के पीछे भी जो नजरिया है वो है सिर्फ डॉलर की सुप्रीमेसी, या फिर डॉलर की सुप्रीमेसी का मायना यह है कि पैसा कमाया जाए, हथियार बेचे जाए। ये प्रूव हो जाएगा सर, देखे जाइए। तो जब ये कड़े टैरिफ लगाने का स्टेटमेंट दे दिया, अब यहां पर क्या है सर, ये जो टैरिफ की बात हो रही है ना, ये द्वितीयक टैरिफ है। द्वितीयक टैरिफ का मतलब होता है सेकेंडरी टैरिफ। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब ये है कि अगर दो लोगों में आपस की दुश्मनी है तो हम ये कहते हैं कि भैया मैं तेरे को इस बात की ये सजा देता हूं। ये आप प्राइमरी टैरिफ समझिए। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब हो गया कि हम कहें कि अब ये तुम्हारी सजा है और तुम्हारे परिवार की भी ये सजा है, तुमसे मिलने वालों की भी ये सजा। जैसे आपने सुना हो तो कभी इस तरह की सजाएं जो है पुरानी पंचायतों में दी जाती थी कि जैसे गांव से बाहर कर देना, समाज से बाहर कर देना, कि उसका हुक्का पानी बंद कर देना। सीधे सरल शब्दों में समझिए, मतलब रशिया का जो साथ देने वाला देश होगा उस पर भी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ना सिर्फ देश, बल्कि यदि कोई बैंक उसके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा तो बैंक को भी मतलब काफी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो प्राइवेट कंपनियां यदि उससे डील या ट्रेड करती हैं उनको भी लपेटे में लिया जाएगा। इसको हमने हमारे वीडियो में भी पहले कवर किया है। यूएस सेनेटर से रशिया सैंक्शन बिल विल बी इकोनॉमिक बंकर बस्टर फॉर इंडिया। सर जून 2023-2025 की ये जून 23-2025 की बात है, इसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी। बिजनेस टुडे ने भी इसको कवर किया था, क्योंकि ये टारगेट में इंडिया और चाइना को ही ले रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि जितने इसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके बाद में भारत और चीन ही वो दो बड़े देश हैं जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब यहां पर मेरे दोस्तों, जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का पीछे पड़ रहे हैं, ये उनके रियल कैरेक्टर यानी इस अमेरिका के वास्तविक चरित्र को बताने के लिए काफी है। अब हमें यहां पे किसी तरह के फिल्टर की जरूरत नहीं है, ना फिर कोई जस्टिफिकेशन देना है। आप सीधा स्टेटमेंट को पढ़िए, वो क्या लिखते हैं कि मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप व्यापार का इस्तेमाल कई चीजों के लिए करता हूं, लेकिन युद्धों को निपटाने के लिए यह बहुत अच्छा है।
दो अर्थ में समझ लीजिए सर इस बात को। कहने का मतलब इन्होंने इस बात को हाईलाइट करके बता दिया कि जो ट्रेड है ना सर, जो व्यापार है, व्यापार इज अ टूल फॉर मी। अब हम चाह रहे हैं कि साहब ट्रेड डील हो जाए, दुनिया चाह रही है अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हो, वो कह रहा भैया टैरिफ में आ जाओ। टैरिफ वगैरह सब क्या है, टैरिफ वगैरह से उसकी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, पड़ना होता तो सालों से पड़ जाता। सारा चक्कर है अपने ट्रेड डील में उनको अंदर लेना, अपने अनुसार चीजों को सेट करना और यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में अमेरिकी हेजेमनी को मेंटेन करना। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया को इस रंग में लाना चाहते हैं। और दूसरा सर, इसका अर्थ कुछ उल्टा समझिए। ये कहा है कि व्यापार का इस्तेमाल कई चीजों के लिए करता हूं और युद्धों को निपटाने के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरी सच्ची बात यह है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए अमेरिका के लिए युद्ध बड़ा अच्छा है। यह बहुत जगह प्रूव हो चुका है, आगे भी हो जाएगा। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर के शपथ लेते हैं अपने पद की, तो उनके इनिशियल स्टेटमेंट ने दुनिया को सरप्राइज किया कि यार ये व्लादिमीर पुतिन के लिए इतना पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो, वो भी खुद भी मेरे ख्याल में सरप्राइज हुए होंगे। हर तारीफों के पुल बनने लगे, बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इससे हम दोस्ती रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन अब स्टेटमेंट किस किस तरह के थे, दो तीन स्टेटमेंट देखो, आपको समझ में आएगा। रूस यूक्रेन से ज्यादा शांति समझौते के लिए तैयार है, क्योंकि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो साहब ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये नारे लगाए थे कि युद्ध को हम कंट्रोल कर देंगे। तो पहला इन्होंने डिप्लोमेसी खेलनी शुरू की कि यूक्रेन से ज्यादा, यानी यूक्रेन की तो खिलाफत कर रहे हैं और रशिया को बेहतर बता रहे थे कि भाई ये ज्यादा जो है ना वो युद्ध के समझौते के लिए तैयार है, शांति समझौता करना चाहता है, बहुत अच्छा देश है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया, समझिए, जिसके पक्ष में आज नारे लगाए जा रहे हैं। और उन्हें बिना चुनाव वाला तानाशाह कह दिया कि भैया इतना लंबा टाइम हो गया क्योंकि देश युद्ध में है, चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, तो ये बिना चुनाव वाला तानाशाह है। तो आज उस तानाशाह के प्रति इतना लगाव कैसे हो गया, और जो वाकई में एक देश का राष्ट्रपति है उसके प्रति इतनी नफरत कैसे हो गई। कोई बात नहीं साहब। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दुग्गल साहब अगले दिन अलग मोड में होते हैं। अगले दिन का मतलब कुछ समय बाद उनके स्टेटमेंट एकदम चेंज हो गए। थोड़ा गौर से पढ़ लीजिए लिखा क्या है। ये रियल और ऑफिशियल स्टेटमेंट है, चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल सोर्सेस के साथ में हम सारे काम करते हैं। बोलते हैं कि भैया रूसी नेता कौन, व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। अब कल तक जो शांति के दूत थे, कल तक जो शांति को जो डेवलप करने वाले थे, यूक्रेन से बेहतर थे, वो आज क्या हो गए, इनके लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक दूसरी खबर को पैरेलल समझिए। हुआ क्या है कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष एम्बेसडर यानी एक दूत, एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं कीथ केलॉग। कीथ केलॉग ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ में मुलाकात की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनकी ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में बहुत खास बात निकल के सामने आती है, जो अमेरिका को पूरी तरह से आपके सामने लाके रख देगा, और उसके रियल जो टारगेट क्या है वो आपके सामने होंगे। बात को समझिए, जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। अब इस मीटिंग के बारे में जेलेंस्की बता रहे हैं, आगे उनका रियल स्टेटमेंट बताएंगे। अमेरिकी हथियार खरीदने के साथ साथ क्रेमलिन पर कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की संभावना के बारे में एक उपयोगी बातचीत हम लोगों के बीच में हुई है। क्रेमलिन क्या है सर? क्रेमलिन मतलब रशिया, मतलब पुतिन, ठीक है। तो क्रेमलिन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हम लगाए, तो वही बात 500% वाले टैरिफ वाली आ गई, इकोनॉमिक बंकर बस्टर की। चलो ठीक है, इस बात को बहुत सीरियस नहीं भी ले तो चलेगा, बिकॉज पहले से चली आ रही न्यूज है। टेलीग्राम इसके बीच में आता है। ये टेलीग्राम पे एक पोस्ट करते हैं, ये टेलीग्राम पे पोस्ट में लिखते हैं, सर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पे कहा, हम मतलब यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व, शब्द को पकड़िएगा सर, नेतृत्व की आशा करते हैं। मतलब हम एक वी होप कि यूएसए विल लीड अस, हमारा नेतृत्व कौन करे? अमेरिका करे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मॉस्को मतलब रशिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी महत्वाकांक्षाओं को बलपूर्वक नहीं रोका जाता। मतलब फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, तब जाके रशिया कंट्रोल होगा। अब फोर्सफुली के साथ दो ही मायने होते हैं, या तो आप फाइनेंशियली किसी को तोड़ दीजिए, या तो मिलिट्री रूट पे आ जाइए और युद्ध सामने आमने सामने का करिए। तो कुल मिलाकर के नजरिया स्पष्ट हो रहा है। और यह स्टेटमेंट यदि यहां पे आया है तो इसके पीछे क्या अमेरिका की शय नहीं होगी, अमेरिका की इच्छा नहीं होगी? तो रशिया का मतलब अमेरिका को नेतृत्व देने का मतलब कि भैया अब आओ, नाटो जो है वो फ्रंट में आ जाए और क्लियर कट फाइट करे रशिया से, उसको कंट्रोल कर दे। चलिए जी, यहां तक की भी बात आ गई। अब बात क्या हो रही है, सारी कहानी आ रही है हथियारों के ऊपर, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है यूक्रेन ने कहा कि साहब हमारे हथियारों पर रोक लगा दी अमेरिका ने, तो अमेरिका के अंकल ने बोला अरे भाई हमें तो पता नहीं था,
कैसे रोक लग गई? चलो इसको हम रिज्यूम करते हैं, वापस आपको हथियार देंगे। स्पेशल राइट्स का यूज किया और हथियारों की परमिशन दे दी। सही बात है। अब इसके आगे टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये आज की न्यूज है, जो कि दोपहर 3:45 पे पब्लिश होती है, इसने सब चीजों को शॉक किया और यही हमारे वीडियो का मेन थीम है। आप अब क्योंकि पिछले से कनेक्ट होगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से देखिए। टाइम्स ऑफ लिखा है सर, कोट, कैन यू हिट मॉस्को? ट्रंप आस्क जेलेंस्की टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। माय डियर फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि क्या आप मॉस्को पे अटैक कर सकते हैं? क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पे अटैक कर सकते हैं? अब इनसाइड अटैक की बात करने का मतलब क्या है कि फ्रंट पे किसको खड़ा करो? यूक्रेन को। अटैक किस पे होगा? यूएस माफ कीजिए, रशिया पे। अब रशिया यूक्रेन की फाइट होगी, नाटो युद्ध बीच में कूदेगा, तो फिर क्या लेने पड़ेंगे सर? उसके लिए हथियार लेने पड़ेंगे। हथियार कौन बेचेगा? हथियार बेचेगा यूएसए। पैसा कौन देगा? पैसा देगा नाटो। अब बात को समझिए सर, 66% का अमेरिका एक्सपेंडिचर नहीं करता नाटो में। अमेरिका 66% का इन्वेस्टमेंट करता है। अमेरिका के एक एक पैनी जो है ना सर, दैट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो निवेश है। अब बात को समझिए, ट्रंप ने जेलेंस्की से निजी तौर पर रूसी क्षेत्र के अंदर हमले बढ़ाने का आग्रह किया है। यह उस रिपोर्ट में क्लियर पब्लिश हुआ है सर। अब यहां पे देखो, व्लादिमीर जो स्टेटमेंट है, यानी जो कोटेशन आया है कि ट्रंप ने क्या कहा, व्लादिमीर किसके लिए कहा जा रहा है? व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए, ठीक है, उनका भी नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है। व्लादिमीर, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं? क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर सकते हैं? एफटी मतलब है सर फाइनेंशियल टाइम्स, उसकी रिपोर्ट है, ने इस बातचीत के बारे में जानकारी देने वाले दो लोगों के हवाले से बताया कि 4 जुलाई को जेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह सब पूछा था। अब दो बातें, अगर आपसे को कहे कि भाई क्या ये अब इनको शांति के नोबेल के लिए, थोड़ा सोचने वाली बात है। यदि पीस का नोबेल ऐसे लोगों को मिलने लगा तो फिर नोबेल प्राइज में और मार्केट में मिलने और रद्दी में कुछ फर्क ही नहीं है। एक ट्रॉफी एक लाके हम भी सिंबल बना के भाई हमें भी नोबेल मिला है आईआर की लेक्चर लेने के लिए। अरे भैया बहुत छोटे लोग हैं ये, क्या ऐसे लोग जो दुनिया में अशांति बढ़ाने के चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं युद्ध मुझे पता है, ट्रेड का मुझे कहां यूज करना है, युद्ध में कैसे रोकूंगा। आप भड़काना चाह रहे हो, युद्ध रोकना चाह रहे हो, सोचने वाली बात है। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा इस मैप को देखिए, यहां पे यूरोप में ये यूक्रेन आ गया। अब यूक्रेन से नजदीकी है सर मॉस्को की, मॉस्को यहां है और सेंट पीटर्सबर्ग यहां है, मतलब कीव से बहुत नजदीक सेंट पीटर्सबर्ग है और वहीं पे नजदीक मॉस्को है। आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि रशिया दुनिया के सबसे बड़े देश है, सबसे बड़ा टेरिटरी इसके पास में है। उसकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 80% जो हिस्सा है वो इसके इसी ही पार्ट में रहता है, बाकी 20% जनसंख्या पूरे बचे हुए हिस्से में रहती है। तो सबसे ज्यादा डेंस जो इलाका है रशिया का वो ये वाला है। यहीं पे इसकी बड़ी राजधानियां, बड़े शहर इसके सब यहीं पे स्थित हैं, जो कि यूरोप के बहुत नजदीक है। अब यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी 50 दिन में, तो 50 दिन में रशिया को क्या झुका पाएंगे? ये मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं है कि रशिया क्या स्ट्रेटजी ले रहा है। आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सीधा सीधा दुनिया को धक्का देने वाली कहानी है कि दुनिया के अंदर टेंशन और इंक्रीज की जाए जस्ट फॉर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहां पे जेलेंस्की साहब, वो तो बात हो गई कि क्या आप कर लेंगे, जेलेंस्की क्या करा, ये जवाब ने पूरी पोल खोल के रख दी। ये बोल रहे हैं बिल्कुल वी कैन, हम कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें हथियार दे दें। अब ये हथियार वाली बात यदि कल आपने वीडियो देखा है तो ये बहुत कुछ आपको समझा देगा। आप इसको आप इमेजिन कर लें, अमेरिका ये है ही, ये रशिया और ये यूक्रेन को, भैया आप हथियार लेके आओ, युद्ध तो हम कर लेंगे। तो हथियार दे दे मतलब खरीद लेंगे, आप हमें हथियारों की हेल्प करो। कैसे हेल्प करोगे? नाटो के थ्रू हेल्प करोगे। अब यूक्रेन तो कहे मेरे पे पैसा, मैं तो विक्टिम हूं, यूक्रेन को तो पैसा देना नहीं, वो तो विक्टिम है, पैसा कौन देगा? नाटो के बजट से आएगा। देखो सर अब कैसे, यहां पर इसी रिपोर्ट में एक बात आई कि जो रूस की धरती है ना, उसको थोड़ा सा और गहरा डेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉस्को के अंदर जाके लोगों को एहसास कराओ कि युद्ध क्या होता है। रिपोर्ट में वहां के एक अधिकारी हैं यूएसए के, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अधिकारियों में सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। क्या सर? कि अमेरिकी नीति निर्माताओं के बीच धीरे धीरे ये भावना मजबूत हो रही है कि युद्ध को मॉस्को वासियों तक पहुंचाया जा सके, मतलब यहां से ये मॉस्को यहां पे लाकर के युद्ध को पहुंचाया जाए। अब मॉस्को में यदि युद्ध पहुंचता है तो दुनिया न्यूक्लियर थ्रेट के किनारे आ चुकी होगी। और ये जो वर्तमान में एक तरह से शीत युद्ध का ही दौर है, ये दूसरा शीत युद्ध है, आप विश्वास कीजिए इस बात का।
तो दुनिया तो सीधा न्यूक्लियर वॉर के किनारे पे आके खड़ी हो जाएगी। और वो जो न्यूक्लियर वॉर होगा वो किस तरह से दुनिया को आगे लेके जाएगा, भारत कहां खड़ा होगा, जापान, चीन वगैरह कहां होंगे, अब इस सब के ऊपर बात करते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब मेरे दोस्तों द हिंदू का वही जो पहले न्यूज हमने देखा 50 डेज का पीरियड अब समझ में आ गया। 50 दिन के पीरियड की कहानी कह दी गई। इधर से जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट आप सामने आता है कि भैया आप हथियार दो, हम लड़ने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रेशर बिल्ड करने की तैयारी है, 50 दिन का पीरियड देना, इधर से दोनों के बीच में बात होना, ये स्टेटमेंट का लीक होना कि भाई क्या आप मॉस्को पे अटैक कर लोगे, क्या आप ये काम कर लोगे। तो कुल मिला के चल क्या रहा है, रशिया पे एक प्रेशर बिल्ड हो, रशिया को पीस ट्रीटी के अंतर्गत लाया जाए, और जैसे ही रशिया पीस ट्रीटी पे सिग्नेचर कर दे इन केस, तो सीधा सीधा क्या होगा सर, नोबेल के 5-7 मेडल एक साथ में ट्रंप लेना चाहेगा कि भाई मुझे तो 5-7 मेडल दो, देखो इतना बड़ा काम मैंने करा दिया। और रशिया को एक तरह से मोरल डिफीट होगी, पूरे ब्लॉक की मोरल डिफीट होगी यदि किसी तरह का दबाव अमेरिका के तहत रशिया को एक्शन लेता है तो। अब साहब होता क्या है, ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट और दिए किसके रिगार्डिंग, रशिया के प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, उनको और बताने के लिए कि भाई ये देखो वास्तव में ये बंदा कैसा है। बातचीत हुई, ट्रंप कह रहे हैं मेरी उनसे बातचीत बहुत अच्छी रही, फिर रात में मिसाइलें दाग दी गई। यानी दिन में तो बोला ठीक है भाई हम नॉर्मल रहेंगे सब ठीक है, रात को मिसाइलें दाग रहे हो आप रशिया यूक्रेन पे। उन्होंने संकेत दिया कि पुतिन यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए किए गए समझौतों के बारे में पीछे हट रहे हैं। तो सर ये स्टेटमेंट आया, मतलब रशिया को फिर से एक तरह से अपराधी के रूप में प्रेजेंट किया गया। अब यहां पे 3-4 स्टेटमेंट आप पढ़ लो, आपको पढ़ करके समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या क्या थे। पुतिन के बारे में क्या कहा, कठोर व्यक्ति है, मूर्ख पहले बता चुके हैं, वो समझौता नहीं करना चाहते, ये क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया है सर, ये तो मतलब मेरे को भी हंसी आई सर ये स्टेटमेंट पढ़ करके, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत से लोगों को पागल बना दिया, क्लिंटन को पागल बनाया, जॉर्ज बुश को बनाया, ओबामा को पागल बनाया, जॉर्ज बिडेन को पागल बना दिया, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अपने को मूर्ख नहीं बना सका। अंकल कह रहे मेरे को पागल नहीं बनाया इसने, मतलब मैं पागल नहीं बना, कहने का मतलब अपने ही देश के राष्ट्रपतियों को एक तरह से डिफेम कर रहे हैं, उनको मूर्ख बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम जो है ना, हमने मूर्खता का कोई निर्णय नहीं लिया, हम इसके चक्कर में नहीं आएंगे, पागल नहीं होंगे और कुछ बड़ा एक्शन हम ले लेंगे। साथियों, अमेरिका का इतिहास डॉलर की सुप्रीमेसी का है, अमेरिका का इतिहास पेट्रोल मार्केट पे कब्जा करके पेट्रो डॉलर को बिल्ड करने का है, पूरे स्विफ्ट के थ्रू बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का है, और सबसे बड़ी बात इनका मेजर जो काम है सर, दुनिया में हथियार बेचो और पैसे कमाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इराक और सीरिया से स्टैब्लिश गवर्नमेंट्स को खत्म किया, इन्होंने वहां पर पनप रहे जो शुरुआती जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो वहां पे आईसिस जैसे संगठनों को सपोर्ट किया, उन्होंने जो सस्ते रेट के ऊपर फोकट का पेट्रोलियम बेचा, उसके बदले इन्होंने पैसा देखिए इन्होंने खरीदा, और वो पेट्रोल डॉलर से क्या क्या कांड इस दुनिया के अंदर हुए। बाद में फिर ड्रामा करने के लिए उन पे हमला भी करते हैं जब इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीजें। तो हथियार बेचना मेजर टारगेट, क्योंकि जेलेंस्की ने क्या कहा कि यदि आप हथियार दें, पहले क्या कहा यदि आप नेतृत्व करें, तो कुल मिलाकर के अमेरिका को फ्रंट में लाने की सामने सामने बात हो रही है। अब एक चीज देखो, ट्रंप का ये स्टेटमेंट ये क्लियर कर देगा कि भैया ये पूरा व्यापारी आदमी है, देखो कैसे है, युद्ध ही इसका व्यापार है, हम अत्याधुनिक हथियार बनाएंगे, उन्हें नाटो को देंगे। यहां पे यूक्रेन वर्ड नहीं है मेरे दोस्तों, बिकॉज टिल डेट यूक्रेन इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। तो पेमेंट कौन करेगा और मिले किससे है, नाटो के जनरल सेक्रेटरी से, समझना। आगे देखो, नाटो को भेजा जाएगा, नाटो सहयोगी मित्र जो है मेरे, दे विल पे, वो भुगतान करेंगे। तो कुल मिलाकर के डॉलर कौन देगा, नाटो देगा। तो 66% का जो पैसा डाला जा रहा है दैट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की बहुत हद तक की रकम रिवर्ट भी आ जाएगी कैश में। दूसरी चीज, खुद की हेजेमनी बिल्ड हो रही है पूरे देशों के ऊपर। इंडिया पूरा भरोसा लेके बैठे है ना अमेरिका का, मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे, हम तो ये भजन करते हैं, दूसरा ये कहते हैं मोहे तो भरोसो यूएसए तेरो ही राधे। अब यूएसए के भरोसे के ऊपर अटक गए। तो ये सर सीधा ये स्टेटमेंट बोलना कि नाटो को हथियार देंगे, पेमेंट हम नाटो को भाई कर देंगे, विश्वास है ना, मतलब उधार भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के युद्ध करने का, उकसाने का, अपने हथियार बेचने का प्लान है। दूसरी चीज,
यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए रशिया को डिफीट करने का प्लान है। तो अब इस पक्ष को समझिए, क्या रशिया इसके लपेटे में आ जाएगा? क्या रशिया इतना साधारण तरीके से इसको कब्जे में कर लेंगे? रिसेंटली पिछले 3 महीने को अगर आप रशिया के जो स्टैंड है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, वो आपको बता देंगे कि यूएसए को ऑलरेडी ये बैकफुट पे दे चुका है। एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले हमने भी इसको कवर किया था जून 21 2025 को, रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान टिल 2030 भारत के साथ में फिर से रिलेशंस को डेवलप करने पे आ चुका है। दूसरा, भारत को स्पष्ट कह भी चुका कि भैया आरआईसी के थ्रू जुड़े रहो हम लोगों के साथ में, पुराने जो दोस्त हैं यार है साथ में रहो, क्यों वेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हो, क्वाड वगैरह से थोड़ा दूरी रखो, बिकॉज ये आपको यूटिलाइज करेंगे। तो बैलेंस हुआ है। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टेटमेंट जो स्टैंड लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने तो उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया। भारत भी अब समझ चुका है कि उसे करना क्या है। तो भारत और रशिया के रिलेशंस वापस से बिल्ड करने पे, क्योंकि जो ठंडक आ चुकी थी उसको फिर से ठीक करने की कोई जरूरत है। अब सर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं, ताली दोनों तरफ से बजेगी। रशिया के प्रयास हैं, भारत भी साथ दे रहा है, दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसके साथ में रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव साहब की कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी एस जयशंकर जी से। तो फिर यहां पे बात आई थी भाई म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी कल ही हमने वीडियो कवर किया, बड़ा आपने लगा दिया उस वीडियो को। लेवरोव की मुलाकात किम जोंग उन से, नॉर्थ कोरिया को जिस तरीके से एकदम साइड आउट करने का प्लान वेस्टर्न एलाइज ने किया है, उसको ये खत्म करने पे आ चुके। बोले भैया इसका साथ दो, और बंदा बोला कौन? किम जोंग उन, अनकंडीशनल सपोर्ट टू यूएसएसआर और रशिया, अनकंडीशनल सपोर्ट। तो अनकंडीशनल सपोर्ट की बात जो निकली वो कल निकली, आज एक खबर लीक होकर सामने आई। तो क्या ग्लोबल लेवल पे मीडिया से शार्प इन लोगों के इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं है? क्या उनको नहीं पता क्या प्लानिंग चल रही है? तो वहां पे स्टेटमेंट लीक होता उसके पहले इन्होंने ओपन कर दिया भाई अनकंडीशनल। ये अनकंडीशनल ऐसे हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर सीधा कर सकता है रशिया यूएसए के ऊपर। ये बहुत ही अलग तरह के देश हैं। और ये क्यों कह रहा हूं? बिकॉज यहां पे जैसे एक्शन आज तक के रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इनके एक्शन को कि ये सही है या गलत है, बट जो शार्प एक्शन ये ले सकता है वो मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अमेरिका भी इतने ठोस डिसीजन ले पाएगा। परिणाम की परवाह नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो जो इनका इंडो पैसिफिक का रीजन, उसमें एक बड़ा देश के साथ में जुड़ गए, भारत के साथ में मेंटेन हो ही रही चीजें। दूसरी चीज पढ़ दिया इसको हमने, नॉर्थ कोरियाज ऑफर अनकंडीशनल सपोर्ट। चाइना के साथ में तो रशिया का है ही मेंटेन सारा। वेंग यी से मुलाकात हो रही है, वेंग यी बोल रहे हैं कि भैया हमारे जैसी दोस्ती के उदाहरण दुनिया में ही नहीं है, तो हम इसके साथ खड़े हैं और अमेरिका के चक्रव्यूह को हम तोड़ देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो रशिया हो गया, इंडिया हो गया, इसके साथ में ईरान हो गया, उसके साथ में नॉर्थ कोरिया हो गया। तो सर ये लगभग सारे देश जब साथ आके खड़े हो रहे हैं तो फिर तो बात ही क्या। चलो ठीक है, ये तो एक कन्वेंशनल बात होगी, समझ में आती है। लेकिन नए सिरे पे जब आप राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ये बोले कि भैया हमारे एरिया से नहीं ले जाने देंगे हथियार, हमें साइड आउट किया, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लास्ट मौके पे क्यों आया? बिकॉज कहीं ना कहीं एक अलगाव का भाव, कहीं ना कहीं तनाव क्लियर है कि अमेरिका अपने जो श्रूड इंटरेस्ट हैं, अपने निहित लालच हैं, उनके तरह हमारा यूज कर रहा है। एंथनी अल्बनीज चाइना में गए, ऑस्ट्रेलिया का सहयोगी देश चाइना में गया, इसको हमने डिटेल में कवर किया था, आपने वीडियो देखा भी होगा। तो मायने ऐसे हैं सर कि ये देश अब ऐसी हरकतों पे ही आएंगे धीरे धीरे जिससे थोड़ा और चीजों को डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जैसे कभी किसी आप होते ना कि एक बंदर के जब सामने हुआ जाता है तो वो बहुत देर तक, जब तक उसको लगता है कि हाँ अब तक मैं दांत दिखा सकता हूं, वो सामने रहेगा, लेकिन एक बार में पीछे हट भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये देश पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब इनके सामने क्या रणनीतिक उलझने हैं, बहुत सारे फ्रंट्स पे उलझे हैं। ये यूक्रेन में युद्ध में यूरोप में उलझ पड़े बिकॉज साथ के सहयोगी मना कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान। आज जापान ने जो किया है सर उसके ऊपर बात करने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा। और कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया के अंदर भी सर दो दिक्कतें हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया तो कभी था ही नहीं सगा इनका, लेकिन अभी रिसेंटली चुनावों के अंदर साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका का एक परंपरागत सहयोगी माना जाता रहा है, उदारवादी विचारधारा का सपोर्टर रहा है, वहां पे जो नई सरकार निर्वाचित हुई है वो भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के सरकार जो है वो बन गई, जिसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। अनुमान यह था कि वहां पे जो लिबरल गवर्नमेंट है वही आएगी, लेकिन अब वहां पे भी कुछ हद तक की कमजोरी देखी जा सकती है। अब मेरे दोस्तों जापान ने क्या किया? जापान के लिए तो हम बोलते जापान अमेरिका, बिकॉज बर्बाद भी जापान को अमेरिका नहीं किया था, और आज सबसे ज्यादा सिक्योरिटी टाइज जो जापान ने किए वो अमेरिका के साथ ही किए हुए हैं। अब यहां पे ये खबर जिसने कवर की है बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में, ऑल इंडिया रेडियो AIR की खबर है सर।
टाइमिंग बता देते हैं, 15 जुलाई आज 12:20 दोपहर को बोला है जापान विलिंग टू रिज्यूम पीस टॉक विद रशिया। शांति जो वार्ता है उसको शुरू करना चाह रहा है। क्यों शुरू करना चाह रहा है, उसके एक शब्द को पढ़ लेंगे तो सारी कहानी क्लियर होगी। लिखा है जापान हैज एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू रिज्यूम पीस ट्रीटी टॉक्स विद रशिया व्हेन कंडीशंस अलाउ। दोस्तों एक एक शब्द के मायने आईआर में होते हैं। व्हेन कंडीशंस अलाउ, जैसे परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी हम संधि समझौते पे बात करेंगे। परिस्थितियां कैसे, मतलब यूएसए का चंगुल थोड़ा कमजोर हो तो मैं तुम्हारे पास आऊं, मतलब समझ रहे हैं बात। व्हेन कंडीशंस अलाउ, ये व्हेन कंडीशंस अलाउ का मतलब सीधा सरल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे समझना समझ लीजिए। अमेरिका या फिर जो इसके वेस्टर्न अलाइज से जो बंधा हुआ है उनके थोड़ा बहुत भी न्यूट्रल हूं तो मैं निकल के तुम्हारे पास आऊं, कंफर्म इन एन इंटरव्यू विद द स्टेट रन न्यूज। खैर ये तो सारी कहानी हो ही जाएगी। तो कुल मिला करके चर्चा के अंदर अब रशिया के साथ में ट्रीटी वाली या शांति वार्ता की बात है तो कितने देशों की हमने चर्चा कर ली, और अमेरिका के साथ विश्वास कर लीजिए आज अगर वोटिंग हो जाए और कहा जाए कि भैया नाम डिक्लेयर नहीं होगा, वो ऐसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तो है जहां पे आप अपने मन की बात किसी को भेज सकते हो बिना नाम जाने, बिना कुछ, ऐसा सुना है मैंने। तो वैसे ही यदि पोल हो जाए, यदि मैसेजिंग का सिस्टम हो, दुनिया के हर देश का राष्ट्रपति या लीडर जाए और अपने मन की बात लिखे, विश्वास कीजिएगा बहुत गिने चुने देश अमेरिका के सपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि नाम पब्लिक होने का डर नहीं हो तब। अदरवाइज तो फिर यूएसए के नारे लगाने वाले को दुनिया में कम थोड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल हेजेमनी को मेंटेन करने में समस्याएं पैदा हो रही हैं। इंडो पैसिफिक हाथ से निकल रहा है। दुनिया भर में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। बेचारे मैक्सिको पे टमाटर पे 20% का टैरिफ लगा दिया। अब ये टैरिफ का गेम अमेरिका को खोखला करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इतने साल से सेम सिस्टम में यदि बर्बाद नहीं हुए तो अब ये टैरिफ उन्हें बर्बाद कैसे कर देंगे, कैसे। तो ये टैरिफ के गेम में कुल मिलाकर के दुनिया अपने नए विकल्प तलाशेगी। नए विकल्प तलाशेगी तो अमेरिका से निर्भरता जो उसकी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर वो कमजोर होगी। ब्राजील के बारे में कल भी हमने बात की थी, चाइना सीधा चैलेंज दे रहा है। साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका कुछ हद तक बंधा हुआ है, अभी कुछ इंसल्ट भी हुई है, देखिए किस हद तक वो निकलेगा। इंडिया अभी दोहरे उस पलड़े पे है, इधर चला मैं उधर चला, किधर जाएं, बिकॉज पता तो लग गया कि यार इधर मजा नहीं है, यहां पे धोखा मिलना तय है। तो बैलेंसिंग की कोशिश भारत सरकार भी कर रही है, और रशिया तो खैर सीधा चैलेंज में है ही। G77 है, चाहे अफ्रीकन यूनियन है, चाहे और ये लोग यानी ये जो ग्रुप है आपका SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो दुनिया जो है ना सर वो अलग तरह से जा रही है। तो इनको ये भ्रम है कि दुनिया के ऊपर पैर पसार के सोएंगे, दुनिया हमारी होगी, यूएन को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, यूएन के बैकड्रॉप पे तो हम ही खड़े हैं, चाहेंगे जो यूएन करेगा। और अपने पैर के नीचे दुनिया को रखने की ये टेंडेंसी जो है ना कि हम चाहेंगे जैसा कर लेंगे, कुल मिलाकर के तबाह ये भाई साहब अमेरिका को ही कर रहे हैं। दूसरा, इससे थोड़े दिन तक आप परेशान कर सकते हो, तबाह नहीं कर सकते, तबाह आप खुद हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के प्रति सेंटिमेंट, क्योंकि जो इलेक्शन हुए थे ना अभी रिसेंट अमेरिका में, तो भारत में एक लहर जैसी दौड़ी थी कि ट्रंप आएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि यहां पे देखो चर्चा में उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता, रीजनल पॉलिटिक्स को मैं छूता नहीं, क्योंकि जजमेंटल यहां हम लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं कि भाई ये इसके खिलाफ बोल रहा है तो ये गलत है, ठीक है। जैसा कोई भी बात बोल दे, अरे आप तो मोदी सरकार के खिलाफ हो, अरे यार आप तो कांग्रेस के खिलाफ हो। भैया खिलाफत हम पार्टियों की क्यों करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करते हैं, ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्ट को बेस में बनाते हैं, और सच बोलने से डरते नहीं हैं। विरोध हो तो हो, नहीं हो तो नहीं। बाकी समझ से देखोगे तो क्लियर कट अप्रोच पकड़ में आएगी कि भारत के जो सेंटिमेंट्स थे ना वो बहुत ज्यादा डूब चुके थे कि अमेरिका अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नाम तो हिंदुस्तान का था, वही वहां पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। सरकार जब बन के आई तब उम्मीदों के पुल बन गए, बहुत कुछ होगा। लेकिन जब बाद में खबरें आई कि ट्रेड डील करो, तुम्हारे पे टैरिफ लगेंगे, रशिया और फिर समझ में आया भैया प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तो सही में सर आंखें खुली, जो 50 बार भारत कह चुका ऑफिशियली कि भैया हमारे बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं किया किसी ने, तब ये बंदा अगर स्टेटमेंट देकर के बोलता 15 बार कि समझौता मैंने कराया, तो हमारी ये क्या है, हम शायद डिप्लोमेसी में तो बैकफुट पे रह गए, या हमने पहचानने में थोड़ा समय लगा दिया। ठीक है, पहचानना चाहिए था समय पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आए। भारत जैसे और देश जो रशिया के साथ में शुरू से चलते हुए आए हैं, हमारा और इस पूरे रीजन का भला इसी में है कि हमारी दोस्ती प्राइमरी रूप से रशिया के साथ में रहे, रशिया से संबंध मजबूत हो, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स को इंडिया सपोर्ट करे,
ठीक है, जो भी पावरफुल कंट्री डेवलप हो रहे हैं उनको सपोर्ट करें, अपने रिलेशंस मेंटेन करें, और किसी एक देश पर निर्भरता, चाहे फिर वो रशिया ही क्यों ना हो, एक देश पर निर्भरता करना हमेशा घाटे का सौदा रहा है। तो मल्टीपल नेशंस के साथ में मल्टीपल रिसोर्सेज के बेस होते हुए हम अपने रिलेशंस डेवलप करें तो अनडाउटली दुनिया के अंदर शांति भी डेवलप होगी। और ये जो माहौल बन रहा है तीसरे विश्व का कि भाई साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जाया जाएगा, तो अगर ऐसा अटैक मॉस्को पे होता है ये सारी परिस्थितियों में, तो सर घाटा होना इस पूरी दुनिया के लिए तय है। तो अमेरिका अपने चरित्र को, जैसा उसका नेचर है, तो सर ऐसा कहते हैं कि सपोला जो होता है ना, सपोले में भी वही जहर होता है जो सांप में होता है। तो अमेरिका हो क्या, कोई भी चेंज होकर के आ जाओ सर, नीतियां तो वही हैं। ठीक है, वीडियोस आप देखते ही रहते हैं, तो अच्छा लगा हो आज का एनालिसिस और कंटेंट यदि समझ पड़ रहा हो तो सर हमें अप्रिशिएट कीजिएगा और हमें हौसला दीजिएगा कि हम इसी तरह से और ट्रुथफुल इंपैक्टफुल कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें, आपकी सेवा में हाजिर होते रहें। तो मेरे साथियों, कल फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ में इसी समय पे। एक छोटा सा सहयोग मांगते हुए विदा लूंगा। वो सहयोग ये है कि आप सिर्फ हमारे को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ में जुड़िए। आज लगभग हम 45,000 के परिवार के साथ में सिर्फ लगभग 2 महीनों के भीतर भीतर आपके बीच में आ चुके हैं कि 12 मई से यह सिलसिला शुरू हुआ है और आज लगभग हम 15 जुलाई पे हैं। तो 2 महीने और 3 दिन में 45,000 का परिवार आप लोगों के बीच में है। 30 लाख यानी 3 मिलियन से ज्यादा व्यू हमने किए हैं। तो आप सब लोगों के सहयोग की वजह से अच्छा कर रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं। और जुड़िए, कोई हमारे लिए सलाह हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन हमें एप्रिसिएशन आपका चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।